वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ सेकेंड पार्ट जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन का, जहाँ हमें प्रिंसिपल ऑफ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट का स्टडी करना है। इसके साथ साथ ही हम प्रूव करेंगे कि जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। क्या है जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन? जब रियल गैसेस हाई प्रेशर रीजन से पोरस प्लग मटेरियल के थ्रू लो प्रेशर रीजन के अंदर मूव करती है तो टेम्परेचर उनका चेंज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम जूल थॉम्पसन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसका पर्पस बेसिकली गैसेस को कूल करना होता है, या कूलिंग प्रोसेस के लिए हम ये मेथड यूज में लेते हैं। ठीक है, और पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट का हमने स्टडी कर लिया था। सो नाउ आज आते हैं हम मैथमेटिकल एनालिसिस पे। मैथमेटिकल एनालिसिस हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? व्हेन द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग इन एक्सपेरिमेंट ऑफ द जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन, इट्स टेम्परेचर चेंजेस। देखो अब सिंपल सा यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्यूब लिया है। क्या लिया है? एक ट्यूब लिया है जो कि थर्मली इंसुलेटेड है, इन्वायरमेंटल से थर्मली इंसुलेटेड है। इसके अंदर गैस को फ्लो करवाना है। ठीक है, सेटअप क्या रहेगा? इसके जस्ट बीच में क्या लेना है? पोरस प्लग मटेरियल लेना है, लाइक दैट कॉटन। ठीक है, इस पोरस प्लग मटेरियल के दोनों साइड दो पिस्टन लगे हुए हैं, पिस्टन एक्स और पिस्टन वाई। पिस्टन एक्स और पिस्टन वाई दोनों भी इंसुलेटेड पिस्टन है। बात समझ आई? पार्ट ए, पार्ट बी, यहाँ पे मैंने दो सेक्शन भी डिफाइन करे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए के अंदर हमने गैसेस फिल करी है। यहाँ पे जिस भी गैस को कूल करना है उसके गैसेस पार्टिकल हमने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, दैट टाइम गैस का टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। नाउ क्या करना है? इस पिस्टन X से इस गैस को कंप्रेस करना है। जैसे ही आप इसको X से कंप्रेस करोगे तो ये गैसेस पार्टिकल पोरस प्लग मटेरियल से मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? सेक्शन बी के अंदर ट्रांसफर होते जाएंगे। स्टार्टिंग में तो सेक्शन बी आपका क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने पिस्टन एक्स से गैस को कंप्रेस करा, पार्टिकल पोरस प्लग मटेरियल से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? पिस्टन बी पे जा रहे हैं। ठीक है, और कंप्रेस करा तो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल कहाँ ट्रांसफर होते जा रहे हैं? सेक्शन ए से सेक्शन बी के अंदर ट्रांसफर होते जा रहे हैं। अब देखो बेटा, आपने यहाँ से प्रेशर अप्लाई करा तो ये पार्टिकल्स यहाँ हुए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तो फिर ये वाई पिस्टन आपका आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे गैसेस पार्टिकल की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करा और इसको कंप्रेस करा और कंप्रेस करा। जब तक कंप्रेस करते गए, जब तक आपका सेक्शन ए कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाए और जितने भी गैसेस पार्टिकल है वो कहाँ शिफ्ट नहीं हो जाए? सेक्शन बी के अंदर शिफ्ट ना हो जाए, तब तक आपको पिस्टन एक्स से कंप्रेस करना है। और जैसे जैसे आप पिस्टन एक्स को कंप्रेस करते जाओगे, आपका ये जो पिस्टन वाई है आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस यहाँ से शिफ्ट होकर बी सेक्शन के अंदर आ रही है। नाउ आपका फुल्ली गैसेस कहाँ आ गया? सेक्शन बी के अंदर आ गया, और यहाँ पे आपके पास गैसेस पार्टिकल जीरो, एम्प्टी। ठीक है, और दैट टाइम अब इसका टेम्परेचर क्या है? T2 है, वॉल्यूम V2 है, और प्रेशर हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करा है? P2 डिफाइन करा है। तो टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहले हम वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन कितना निकल कर आ रहा है पिस्टन एक्स से, और पिस्टन वाई का वर्क डन कितना निकल कर आ रहा है। उसके बाद छोटा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट वी कंसिडर फ्लो ऑफ गैस थ्रू अ ट्यूब which is made thermally insulated material. In the middle of the tube there is a porous plug material which is defined by P, and on the both side of porous plug wetless and frictionless piston X and Y are fitted. The whole apparatus is kept in thermally insulated state, ताकि बाहर से ये किसी भी टाइप का हीट एक्सचेंज ना कर सके, so that no exchange of heat take place from the outside. बात समझ आई? In the beginning, let there is a gas in the chamber A whose volume, pressure and temperature are V1, P1 and T1 respectively. And there is no gas in chamber B. शुरू में chamber B के अंदर किसी भी टाइप का गैस नहीं है, सारे पार्टिकल गैसेस के आपके चैम्बर ए के अंदर है। सो नाउ द पिस्टन एक्स pushes the gas very slowly with the constant pressure P1,
and the gas is allowed to move through the porous plug to expand the chamber B। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ से कंप्रेस करोगे ये गैसेस कहाँ शिफ्ट होती जाएगी, चैम्बर बी के अंदर शिफ्ट होती जाएगी। दिस गैस पुशेस द पिस्टन वाई, अब जैसे ही बी चैम्बर में आएगा तो फिर जो पिस्टन वाई है वो भी आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा विद द कांस्टेंट प्रेशर P2 till the entire gas coming from the chamber A occupies the volume V2। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये आपका एम्प्टी नहीं हो जाए और कंप्लीट गैसेस कहाँ ट्रांसफर नहीं हो जाए, सेक्शन बी के अंदर ट्रांसफर ना हो जाए। ओके, when the gas is completely transferred from the chamber A to B, the work by the piston acts on gas। देखो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द वर्क बाय द पिस्टन ऑन द गेस, यहाँ पर वर्क डन आपको डिफाइन कर रहा है, इसको हम वर्क डन डिफाइन कर देते हैं W1 से। ठीक है, अब W1 में अप्लाई कर दो वर्क डन। क्या होता है, प्रेशर इज मल्टीपल चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर फर्स्ट चैम्बर में हमने P1 लिया है। ओके, चेंज इन द वॉल्यूम को हम dV से डिफाइन कर रहे हैं। नाउ हमें क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। किसका लिमिट लगाना है, वॉल्यूम का लिमिट लगाना है। तो वॉल्यूम सबसे पहले आपका V1 था, फिर आप कंप्रेस करते गए वो सारी गैस कहाँ ट्रांसफर हो गई, चैम्बर बी में। तो लास्ट में वॉल्यूम कितना हो गया आपका, इसका 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर W1 कैलकुलेट करना है। W1 कैसे कैलकुलेट करें, अब तो इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो dV के रेस्पेक्ट में करोगे तो V आएगा और V फिर इसके बाद आपको क्या लगाना है, V1 से 0 यहाँ पे लिमिट लगानी है और आप पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे P1 V1 आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन लोअर लिमिट की वजह से। तो इस तरह से हमने W1 निकाला, सिमिलरली हम W2 भी निकाल लेंगे। W2 क्या है, वर्क बाय द गेस। यहाँ पे W2 में हम बात करेंगे बेटा, लिमिट पहले वॉल्यूम कितना था 0, फिर जैसे जैसे गैस कंप्लीटली ट्रांसफर हुई तो वॉल्यूम हमने V2 लिया, अगेन PdV होता है तो P2dV। देखो इधर W1 निकाला, सिंपल है। वर्क डन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रेशर मल्टीपल चेंज इन द वॉल्यूम, लिमिट हमने V1 to 0 लगाया है। ठीक है, तो W1 निकल कर आ गया विच इज माइनस का P1 V1। नेक्स्ट इज द वर्क डन ऑन द पिस्टन Y। अब Y जो पिस्टन है वो आपका शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे गैस बी चैम्बर के अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो W2 हमने यहाँ पे डिफाइन करा है। पहले तो 0 था, पर जैसे जैसे गैस ट्रांसफर होती गई लास्ट में मैक्सिमम ट्रांसफर हो गई, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर हो गई, दैट टाइम वॉल्यूम हमने V2 डिफाइन करा है। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल कर आ रही है P2 V2। तो W2 आपका कितना आ गया, 0 to V2 हमने लिमिट लगाई है P2 dV, इसको हमने मोर सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास W2 निकल कर आ रहा है P2 V2। सो नेट वर्क डन की हम बात करें, रिजल्टेंट वर्क डन की, द रिजल्टेंट वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ द गैस विच इज P2 V2 माइनस का P1 V1। ठीक है, ये वर्क डन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्यों कैलकुलेट करा है, बिकॉज हम आगे लगाएंगे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो आपका क्या बोलते हैं एनर्जी है वो ना तो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है ना क्रिएट करा जा सकता है, बट हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, dq इक्वल टू du प्लस pdv डिफाइन करते हैं ना, तो वही फॉर्मूला हमें यूज में लेना है, तो वहां पे हमें dw की वैल्यू पुट करनी है, तो ये मुझे आगे यूज में लेना है, इसलिए मैंने वर्क डन यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला है। नाउ अब एनर्जी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि dq इक्वल टू होता है du प्लस pdv, मतलब du प्लस dw। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dw तो निकाल लिया, नाउ du भी निकालते हैं। du यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपने नोटिस करा होगा जब हम ये ट्यूब बना रहे थे तब हमने बोला था कि जो ये सिस्टम है कम्प्लीटली वो थर्मली इंसुलेटेड है, सिस्टम बाहर से किसी भी टाइप का हीट ट्रांसफर नहीं करता, मतलब हीट एक्सेप्ट नहीं करता। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जितने भी हीट यहाँ पे यूज में ले रहे हैं वो गैसेस पार्टिकल ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इन गैसेस पार्टिकल की हीट यदि यहाँ पे यूज में आ रही है तो फिर इनकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होएगा ही होएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, सिंस द सिस्टम does not exchange heat from the outside and the necessary heat will be supplied by the gas itself। ठीक है, फॉर डूइंग वर्क, वर्क करने के लिए गैस खुद की ही एनर्जी यहाँ पे यूज में ले रही है, तो ऑब्वियस इन गैसेस पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो कंसिक्वेंटली इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस विल बी डिक्रीजेस। ओके, इफ द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज हमने बता दी विच आर u1 एंड u2। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ, डिफरेंस निकाल लो, u2 माइनस u1। दस द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी u2 minus u1, so the by using thermodynamic first law dq equal to du plus dw equal to 0। बेटा क्या करें, वैल्यूज पुट कर दे, du क्या है u2 minus u1,
और हमने dw भी निकाला था, dw हमने निकाला था विच इज P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, इसको हमने 0 के बराबर लिखा था। सो नाउ बेटा यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो U2 प्लस P2V2 दिस इज इक्वल टू U1 प्लस P1V1, ठीक है। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा, एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो इस तरह से जूल थॉम्पसन एक्सपेरिमेंट में एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लो, हमने जैसे करा है dq इक्वल टू du की वैल्यू मैंने पुट करी है u2 माइनस u1 प्लस dw की वैल्यू पुट करी है p2v2 माइनस p1v1। सो नाउ इफ वी मोर सिंप्लीफाई तो u2 प्लस p2v2 को रहने दो u1 और ये वाली वैल्यू दोनों नेगेटिव में है तो इसको आप इधर ले आओ, राइट हैंड साइड ले आओ। Okay, so both are equal and we can say this is defined by the enthalpy और इसे ही हम क्या बोलते हैं, U plus PV and this is constant quantity, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने where H equal to U plus PV is called enthalpy और of the total gas। बात समझ आई। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट यही निकला भाई कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से और क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, u प्लस मतलब u1 प्लस p1v1 इक्वल टू u2 प्लस p2v2, ठीक है। अब बेटा हम बात करें कि यदि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, यदि p2v2 ग्रेटर देन है p1v1 से, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं ना जब आप क्या बोलोगे, यदि ये ज्यादा है तो फिर इधर u1 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, u1 ग्रेटर देन u2, इफ P2V2 ग्रेटर देन P1V1 देन U1 ग्रेटर देन U2। इसका मतलब क्या हुआ, समझ आया कि आपको, कि जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो डिक्रीज हो जाती है जब वो पोरस प्लग मटेरियल से पास होती है। अब जैसे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो मतलब वहां तो कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यदि P2V2 ग्रेटर देन है P1V1 से, दैट टाइम यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट को शो करेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है हमने P2V2 greater than P1V1 then U1 greater than U2, the internal energy of a gas decreases after passing through the porous plug and cooling effect will be observed। इसके अपोजिट बात करो, अपोजिट हम बात करें, चलो पहले इक्वल वाला केस ले लेते हैं। यदि दोनों इक्वल है दैट टाइम तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि ये दोनों इक्वल है तो आप बोल रहे हो P1V1 प्लस U1 इक्वल टू U2 प्लस P2V2। अब ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर पासिंग द पोरस प्लग। इसका मतलब टेम्परेचर आपका इनवेरिएंट रहेगा, इनवेरिएंट मतलब नो चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो P2V2 equal to P1V1 then U1 equal to U2, internal energy of a gas remain unchanged after passing through the porous plug and so no change of the temperature will be observed। ओके, एंड थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस क्या है कि P1V1 यदि ज्यादा है P2V2 से, तो ऑब्वियस है फिर कि आपका जो U2 होगा वो ज्यादा होगा किससे, U1 से। अब U2 ज्यादा है मतलब इंटरनल एनर्जी ज्यादा निकल कर आ रही है पहले से, तो मतलब वहां तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको भी शो कर दो, P2V2 is less than P1V1 then U1 is less than U2 then the internal energy of the gas increases after passing the porous plug material then heating effect will be observed। फिर एग्जाम में आता है H कांस्टेंट है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एंड सेकंड इज राइट द कंडीशन ऑफ, राइट द कंडीशन ऑफ, राइट द कंडीशंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग। देखा था ना हमने क्वेश्चन, हीटिंग एंड कूलिंग की आपको कंडीशन राइट डाउन करनी है। तो आपको H इक्वल टू U1 प्लस P1V1 इक्वल टू U2 प्लस P2V2 ये तो प्रूफ करना है, इसके साथ साथ ये तीनों कंडीशंस भी राइट डाउन करनी है, बिकॉज ये एक्सप्लेन करती है कि कब आपका हीटिंग इफेक्ट होगा और कब आपका कूलिंग इफेक्ट होगा। बात समझ आई। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कैलकुलेट करेंगे जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट फॉर द आइडियल गैसेस, फॉर द रियल गैसेस, और जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो भी हम डेराइव कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ, जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट। थैंक यू।